विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होता है? बातचीत करते समय अपनी बात को सुस्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए वक्ता यानी बोलने वाला कई बार बीच बीच में रुकता है और इसी रुकने को हम विराम कहते हैं। विराम की प्रक्रिया को लिखित चिन्हों द्वारा प्रकट करने के लिए कई संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। किन्हें विराम चिन्ह कहते हैं? संकेत चिन्हों का जो प्रयोग करते हैं उन संकेत चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। और जो बात करते समय हम रुकते हैं उस रुकने को हम विराम कहते हैं। विराम चिन्ह की उपयोगिता। विराम चिन्ह भाषा को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है। बातचीत में वक्ता अपने मंतव्य को प्रकट करने के लिए लय और टोन का सहारा लेता है। लिखित भाषा में संकेत चिन्हों से ही वक्ता की भाव मुद्रा स्पष्ट होती है। एक ही लय तान में बिना रुके बोलते, लिखते या पढ़ते जाने से वक्ता या लेखक का मंतव्य भी स्पष्ट नहीं हो पाता। इसलिए जब हम बोलते हैं तो बीच बीच में कभी कभी पॉज लेते हैं, रुकते हैं, कभी ज़्यादा देर रुकते हैं, कभी बहुत देर रुकते हैं, कभी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा उठा करके टोन को हाई करते हैं, कभी नीचे बोलते हैं। तो ये हमारा विराम चिन्ह का यूज़ होता है। तो ये जब बोलते हैं उस समय आपको बोलने में एक विराम चिन्ह आपको नहीं पता चलता है, वहाँ पर विराम आपको पता चलता है, लेकिन जब आप लिखते हो तो वहाँ पर चिन्ह का यूज़ करते हैं। तो हिंदी में कितने विराम चिन्ह होते हैं ये देखते हैं। हिंदी में मुख्यतः ये विराम चिन्ह होते हैं। पहला है ये पाई, इसे पूर्ण विराम कहते हैं, इसे इस तरह से दर्शाते हैं। दूसरा है प्रश्न सूचक, इसे इस तरह से दर्शाते हैं। फिर है विस्मय सूचक, इसे इस तरह से दर्शाते हैं, ये कहलाता है। और अल्प विराम, अल्प विराम को इस तरह से दर्शाते हैं। और ये है अर्ध विराम, ये अर्ध विराम का चिन्ह है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिन्हें विराम चिन्हों के अंतर्गत मान लिया जाता है, लेकिन ये शुद्धतः विराम चिन्ह नहीं होकर स्पष्टता चिन्ह होते हैं। इसको स्पष्टता के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ये चिन्ह है, ये उपविराम का चिन्ह है। ये चिन्ह रेखिका या रेखा या फिर जिसे हम निदेशक चिन्ह कहते हैं, ये उसके लिए यूज़ होता है। ये है विवरण चिन्ह, विवरण के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हम विवरण करते हैं, बताते हैं। इसके बाद ये है समासक चिन्ह या फिर संयोजक चिन्ह कहते हैं। जैसे माता पिता के बीच में जो चिन्ह लगाते हैं वो संयोजक चिन्ह है। फिर है बिंदु या फिर इसे लाघव कहते हैं। जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कोई नाम तो वहाँ पर ये वाला चिन्ह लगाते हैं, इसे लाघव चिन्ह या फिर बिंदु कहते हैं। फिर है उद्धरण, ये उद्धरण चिन्ह है। किसी इंपॉर्टेंट बात को हाईलाइट करने के लिए उसको लिखते हैं, ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह है कोष्टक, कोष्टक के लिए ये चिन्ह का प्रयोग करा जाता है। यह है त्रुटिपूरक चिन्ह। पूर्ण विराम या पाई, पूर्ण विराम क्या होता है? पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुकना। यह चिन्ह प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्य को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में लगता है। तो सिर्फ दो जगह नहीं लगता है, एक प्रश्नवाचक और दूसरा विस्मयादिबोधक वाक्य में नहीं लगता है, बाकी हर जगह विराम चिन्ह का यूज़ करता है। विराम चिन्ह का मतलब होता है पूरी तरह से रुकना। जैसे सूर्य पूरब से उदित होता है, तो ये इसके बाद आपको कुछ नहीं कहना है, तो ये पूरी तरह से आप यहाँ रुक गए। सूर्य पूरब से उदित होता है तो होता है। अनुशासनहीनता राष्ट्र के लिए घातक है। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य है, ये इसका अंत हो गया है, तो इसे हम पूर्ण विराम लास्ट में लगाते हैं। फिर है भारत अवश्य उन्नति करेगा, तो ये हमारा वाक्य का अंत हो गया, तो इसे अंत में हमने पूर्ण विराम लगाया है। फिर तुम जा सकते हो, इसके बाद आपको और कुछ नहीं कहना है, तो ये वाक्य आपका ख़त्म हो गया, इसलिए लास्ट में हमने पूर्ण विराम लगाया। और पूर्ण विराम को पाई भी कहते हैं। वाक्य में भी इस चिन्ह का अनुसरण किया जाता है। वाक्य में पूर्ण विराम का अनुसरण किया जाता है। कई साहित्यकार आजकल हिंदी में पूर्ण विराम को छोड़कर अंग्रेजी के फुल स्टॉप को भी अपनाने लगे हैं, तो बहुत जगह पर पूर्ण विराम की जगह फुल स्टॉप लगा देते हैं। उसके बाद दूसरा चिन्ह आता है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे क्या तुम मुझे स्याही दोगे? यहाँ पर कोई प्रश्न जब पूछना होता है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, इसे प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तुम मुझे स्याही दोगे कि नहीं दोगे, तो दोगे, तो यहाँ पर इसके बाद में सबसे लास्ट में इसका प्रश्न सूचक चिन्ह का यूज़ किया गया है। कहीं कहीं संदेश जताने के लिए वाक्य के मध्य में भी इसका प्रयोग होता है, मतलब सेंटेंस के बीच में भी यूज़ होता है अगर आपको किसी बात पर संदेह है। जैसे मतलब लिखते टाइम इसका यूज़ नहीं करते हैं, जनरली इसको बोलते टाइम यूज़ करते हैं। लोगों की दृष्टि में वह ईमानदार है, तो ईमानदार है भी कि नहीं है इस बात पर संदेह है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का उपयोग किया गया है। अगला है विस्मय सूचक, ये विस्मय सूचक का चिन्ह है। इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय सूचक शब्दों, पदबंधों और वाक्यों के अंत में होता है। जैसे
कोई चीज़ है उस पर आप उस वहाँ पर लगाते हैं, जैसे आप कहते हो वाह मज़ा आ गया, तो ये जो वाह के बाद में आपने यहाँ पर पॉज लिया, ये पॉज में विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं। वाह मज़ा आ गया, ओह कितनी गर्मी है, ऐसे शब्द जब आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तुम अजीब आदमी हो, यहाँ पर भी विस्मय सूचक चिन्ह का यूज़ हुआ है। फिर अरे बाप रे इतना बड़ा हाथी, यहाँ पर भी आश्चर्य हो रहा है, तो यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। संबोधन के आगे भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अशोक तुम कहाँ चले गए थे, तो संबोधित कर रहे हो, किसी आदमी को बुला रहे हो यहाँ पे, तो संबोधन के बाद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग है, अशोक तुम कहाँ चले गए थे। अक्षय महोदय मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए, तो यहाँ पर भी यहाँ संबोधन किया जा रहा है, इनको कहा जा रहा है कि मेरी गलती को क्षमा कीजिए, तो यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला चिन्ह है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह ऐसे लगाते हैं, ये क्या होते हैं, अल्प विराम चिन्हों में सर्वाधिक अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग वाक्य के मध्य में कई बार हो सकता है। तो ये अल्प विराम का चिन्ह वाक्य के बीच में यूज़ किया जाता है, और आप जितनी बार जहाँ जहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना चाहते हो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। मुख्यतः अल्प विराम निम्नलिखित स्थानों पर आते हैं। कहाँ आते हैं? पहला है समान महत्व वाले शब्दों तथा उपवाक्यों को अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का उपयोग होता है। तो समान शब्द तथा उपवाक्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम का यूज़ होता है, जैसे संतोष गुणवती, परिश्रमी, बुद्धिमती, सुशील तथा सुंदर लड़की है। तो यहाँ संतोष के बारे में बताया जा रहा है कि वह कैसा है, वह गुणवती भी है, परिश्रमी भी है, बुद्धिमती भी है, सुशील भी है और सुंदर भी है। तो ये सब में डिफरेंस बताने के लिए वहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह यूज़ किया गया है। ये सब में ये सभी उसके गुण हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास में है, पानी हमारी प्यास बुझाता है, बिजली पैदा करता है, भाप बनकर बादल के रूप में वर्षा करता है और कवियों के लिए कल्पनाएं पैदा करता है। तो यहाँ पर पानी के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है, तो इन सभी बातों के बीच में आपको डिफरेंस बताने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करना होता है। अगला है अल्प विराम संयुक्त और मिश्र वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करता है। तो संयुक्त और मिश्र वाक्यों का जो उपवाक्य है उसको अलग कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास में, मैं तुम्हें रुपए दे देता, ये एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य क्या है, किंतु मेरी जेब खाली है। तो इन दोनों वाक्यों को बीच में आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या बन गया, मैं तुम्हें रुपए दे देता किंतु मेरी जेब खाली है, तो उसकी जेब खाली है तो वो रुपए नहीं दे सकता है। आगे है कहीं कहीं अल्प विराम वह, तब, तो आदि के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जैसे मेरा चश्मा जो यहाँ रखा था कहाँ है। तो यहाँ पर इस चश्मे के बारे में बात हो रही है कि जो चश्मा रखा था वह कहाँ है। तो यहाँ पर ये इसको हम लिख सकते थे कि मेरा चश्मा है वो उस टाइम यहाँ पर रखा हुआ था, वो अभी कहाँ है। तो यहाँ पर तब और अब तो को इसको यहाँ पर रिप्लेस किया गया है और इसकी जगह पर कॉमा लगाया गया है, अल्प विराम का चिन्ह लगाया गया है। जब हम चले पानी बरस रहा था, तो यहाँ पर दो वाक्य है, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब हम चले तो उस वक्त की बात हो रही है, तब पानी बरस रहा था, तो यहाँ पर तब को रिप्लेस करके यहाँ पर कॉमा लगाया गया है, यानी अल्प विराम लगाया गया है। अल्प विराम संबोधन को शेष वाक्य से पृथक करता है, जैसे छात्रों तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ पर छात्रों को संबोधित किया जा रहा है और ये मेन सेंटेंस है हमारा। तो इस मेन वाक्य को ये जो संबोधन वाला है वाक्य, संबोधन वाला शब्द है, इससे इसको अलग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर हो गया ये छात्रों कठोर परिश्रम करना, छात्रों तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए। आगे है पत्र एवं प्रार्थना पत्र के आरंभ व समाप्ति पर भी इसका उपयोग होता है। जैसे प्रार्थना पत्र का आरंभ करता है तो वहाँ पर इस तरह से लिखता है, पहले एड्रेस लिखते हैं, तो एड्रेस में आप हर एक ब्लॉक के बाद में आप कॉमा लगाते हैं, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। इस तरह से डेट लिखते हैं तो डेट के बीच में भी आप कॉमा लिखते हैं, जैसे 2 अक्टूबर हो गया, 2004, 2026, 2025, 2058, इस तरह से लिख सकते हैं। भवदीय महोदय, ये सब के बाद में कॉमा का प्रयोग करता है। तुम्हारा प्रिय मित्र, ये सब के बाद में आप कॉमा का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम की बात करते हैं, ये अर्धविराम का चिन्ह है। तो अर्धविराम क्या होता है, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम रुकना होता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यह प्रायः
इस चिन्ह का प्रयोग श्रेष्ठ भाषाविद कर पाते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग अभ्यास पर निर्भर करता है, नियम पर कम। तो अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग पूर्ण विराम से, जहाँ पर पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है लेकिन अल्प विराम से ज़्यादा रुकना पड़ता है, वहाँ पर अर्ध विराम का यूज़ करते हैं। अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे, अल्प विराम में जितना समय लगाते हैं रुकने में उससे थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे, और पूर्ण विराम में जितना ज़्यादा समय लगाते हैं उससे थोड़ा कम रुकेंगे। तो ये बीच में जो विराम लगता है इसको अर्ध विराम कहते हैं। जैसे उदाहरण है, आप खूब परिश्रम करो, परीक्षा सिर पर आ गई है। तो यहाँ पर ये दो सेंटेंस के बीच में ये जो विराम लगा ये अर्ध विराम है। यहाँ पर न ज़्यादा देर रुकना है ना बहुत कम देर रुकना है, तो यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। कपड़े बदलने हैं, रोटी खानी है, साइकिल भी ठीक करवाना है। 10 मिनट में वह सब नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये जो है ये सब काम करना है लेकिन ये काम 10 मिनट में नहीं हो सकता। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। जब तक भारत के लोग भूखे और नंगे संस्कार और अशिक्षित है, बेकार है। जब तक भारत के लोग भूखे और नंगे, बेकार और अशिक्षित, आत्मविश्वासी और भूखे मूर्ख रहेंगे, कितनी भी योजनाएं बने वे उन्नति नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर पहले भारत के लोगों की बात हो रही है, उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस उसको क्या कहना था उसके बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। वैसे ही शेर बहादुर होता है मगर वह डरता नहीं है, मगर वह डरता भी है। तो यहाँ पर ये दो सेंटेंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। अगला आता है रेखिका या फिर निवेशक चिन्ह। इसे कैसे करते हैं यूज़? आगे दी जाने वाली वस्तु या विवरण का निर्देश करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाषा की निम्नलिखित दो उपयोगिताएं हैं। हर महापुरुष बलिदान देकर महान बना है। जैसे के बाद में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो चिन्ह यहाँ पर लगा इसे कहा जाता है रेखिका या फिर निर्देशक चिन्ह। नाटक या वार्तालाप में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे महाराणा आओ, भामाशाह कैसे आए। तो ये जो यहाँ पर लगाया गया ये है निर्देशक चिन्ह। कोई नाटक हो रहा है, नाटक मंच पर मंचन किया जा रहा है, तो यहाँ पर दो लोग जब आपस में बात करते हैं तो यहाँ पर एक सेंटेंस आपको महाराणा के बारे में बात हो रहा है, दूसरा भामाशाह से बात हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है इसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। अन्यत्र निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से होता है। हिंदी साहित्य में सूरदास जन्म से अंधे थे। तो यहाँ पर ये जो बीच में चिन्ह यूज़ हो रहा है ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। अगला आता है उपविराम या अपूर्ण विराम। इसका ये चिन्ह होता है। किसी संबंधित विषय या शीर्षक के एक भाग को अलग से सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेमचंद एक अध्ययन, यहाँ प्रेमचंद के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? उनके बारे में एक अध्ययन किया जा रहा है, एक स्टोरी लिखी जा रही है। तो प्रेमचंद एक अध्ययन, यहाँ पर ये जो विराम लगाया ये अपूर्ण विराम है। नई कहानी, कुछ प्रश्न, यहाँ पर भी ये अपूर्ण विराम का या उपविराम का प्रयोग किया गया है। विवरण देने के चिन्ह के रूप में अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे इस बारे में निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह यहाँ पर लगाए विवरण चिन्ह के लिए भी इसका प्रयोग होता है। फिर है विवरण चिन्ह। क्या होता है? ये है विवरण चिन्ह का सिंबल। विवरण चिन्ह का प्रयोग भी प्राय निर्देशक चिन्ह के स्थान पर किया जाता है। यह चिन्ह आगे दिए जाने वाले विवरण की ओर संकेत करता है। तो किसी चीज़ के बारे में आपको इलेबोरेट करना है, विस्तार से बताना है, तो वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे समास के भेद, और इसके बाद हमने लगाया विवरण चिन्ह। अब कौन कौन से भेद होते हैं इसके बाद आप लिख सकते हैं। फिर कुछ उदाहरण दीजिए। इसके बाद हमने फिर से विवरण चिन्ह यहाँ पर लगाया है। इसके बाद आप कुछ उदाहरण लिख सकते हैं। अगला आता है समास या संयोजक चिन्ह। इसके लिए ये चिन्ह, ये सिंबल है। योजक की रेखा निर्देशक चिन्ह से छोटी होती है। तो निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है, योजक चिन्ह छोटा होता है। इसका उपयोग शब्द युग्मों, पुनरावृत्ति वाले शब्दों, समस्त पदों आदि में होता है। जैसे भूखा प्यासा बच्चा माता पिता को परेशान करके रोते रोते सो गया। तो ये जो भूखा प्यासा के बीच ये जो चिन्ह लगा है ये संयोजक चिन्ह है। ऐसे ही माता पिता के बीच लगने वाला चिन्ह संयोजक चिन्ह है। ऐसे रोते रोते यहाँ पर भी संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला आता है तुलनावाचक। सा से सी से पूर्व भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उसकी बहन फूल सी कोमल है,
तो यहाँ पर तुलना हो रही है किस कैसी कोमल है, फूल सी कोमल है। तो यहाँ जो ये सा से सी का प्रयोग हुआ है, ये जो बीच में चिन्ह लगा है, ये चिन्ह का प्रयोग योजक चिन्ह यहाँ पर भी प्रयोग होता है। अगला है बिंदु या लाघव। इसको इस तरह से निर्देशित करते हैं। लाघव चिन्ह शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे क्री प्री उ, तो ये लाघव चिन्ह शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, संक्षिप्त में लिखते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। क्री प्री उ लिखा है, इसका मतलब क्या है, कृपया पृष्ठ पलटिए। भ प्र मिश्र, इसका मतलब भवानी प्रसाद मिश्र। ये डॉ ऐसे लिख दिए हम, तो इसका मतलब क्या होता है, डॉक्टर। ये संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह से स है, स के लिए संवत होता है। ई के लिए ईस्वी का यूज़ होता है, ईस्वी लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। फिर आता है उद्धरण चिन्ह। किसी व्यक्ति के अथवा पुस्तक के उद्धृत कथन को यथारूप देने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर नेताजी ने कुछ इस बात कही थी, तो उनकी बात को बताने के लिए ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग है। उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह के शब्दों को लिखने के लिए, इस तरह के वाक्यों को लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी व्यक्ति के उपनाम, लेख, पाठ, पुस्तक आदि के नाम को विशिष्ट महत्व देने के लिए भी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाम आदि के अवसर पर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित अशोक की चिंता नामक कविता से अवतरित है। तो यहाँ पर भी जैसे पाठ हो गया, यहाँ पर ये व्यक्ति का नाम जो है, इस नाम को आपको उल्लेख करना है, तो इसके लिए भी यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह दो तरीके से लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। फिर अशोक की चिंता, ये कविता के बारे में बताया गया है, तो ये कोई कविता का नाम है, तो इसको भी उद्धरण चिन्ह से दिखाया गया है। कोष्टक की बात करते हैं। कोष्टक चिन्ह प्रायः वाक्य के मध्य में आता है। कोष्टक में ऐसी जानकारियाँ रखी जाती हैं जो मुख्य वाक्य का अंग या मुख्य विषय नहीं होती हैं, किंतु पाठकों की सुविधा के लिए उसकी जानकारी दे देना आवश्यक होता है। उदाहरणतः कालिदास, संस्कृत के महाकवि, को विश्व में कौन नहीं जानता। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कालिदास के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर मतलब ये इनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनकी सुविधा के लिए बताया जाता है कि कालिदास थे कौन। तो ये जो कोष्टक में इनके बारे में लिखा गया है, ये लिखा गया है, यहाँ पर ये कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है कि ये संस्कृत के महाकवि थे, तो इसीलिए यहाँ पर इसको इस तरह से दिखाया गया है। कई बार विशेषण आदि की भूल चूक भी कोष्टकों द्वारा पूरी की जाती है। नाटकों में पात्रों के अभिनय, संकेत तथा भाव मुद्राएं कोष्टकों में रखी जाती है। जैसे सीता, अब सीता को बात करना है, तुम राम के दूत हो, तो सीता कैसे बात करेगी, यहाँ पर आश्चर्य प्रकट करते हुए। तो ये जो भाव है, उसका भाव को दर्शाने के लिए यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है, आश्चर्य प्रकट करते हुए। अब ऐसा नहीं कि वो बोलेगी यहाँ पर कि सीता आश्चर्य प्रकट करते हुए, नहीं, वो उसके मुख की भाव होगी, वो उसका भाव होगा जिसको आपको प्रकट करना है। आगे है त्रुटि पूरक या हंस पद। ये त्रुटि पूरक का चिन्ह है। लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, तो जहाँ से शब्द छूटा है वहाँ पर ये चिन्ह लगाकर पंक्ति के ऊपर उसे लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर है, शिवाजी प्रखर देशभक्त बुद्धिमान, और यहाँ पर चतुर शासक थे, तो ये बीच में और छूट गया है। तो और लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये त्रुटि पूरक या हंस पद का चिन्ह लगाएंगे और उसके ऊपर में और शब्द को हम लिख देंगे, क्योंकि ये और छूट गया था। इसके बाद आता है समानता सूचक चिन्ह। ये समानता सूचक चिन्ह है। दो वस्तुओं की समानता प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे परिवार, घर के सभी सदस्य, परिवार का अर्थ होता है घर के सभी सदस्य, तो यहाँ पर ये समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर है अन्वय। अन्वय का मतलब एक रूपता है और एक रूपता का मतलब तालमेल है, तो ये समानता दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर आता है आपके पास में कुछ प्रश्न है, तो जैसे है, निम्नलिखित गद्यांश में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। तो गद्यांश आपके पास में दिया है, इसके लिए विराम चिन्ह आपको लगा के बताना है। पहला प्रश्न है, अमिताभ ने कहा, अनुराग, संघर्ष ही जीवन है, तो हार जीत से क्यों घबराता है। तो यहाँ पर आपको विराम चिन्ह आपको लगाना है, तो क्या लगाओगे, अमिताभ ने कहा, उसके बाद ये चिन्ह लगाया आपने। फिर अनुराग के उससे स्पेशली कहा गया है, तो इसको उद्धरण चिन्ह में आपने लगाया यहाँ पर अनुराग, इसके बाद में इसको ये चिन्ह आपने लगाया क्योंकि अनुराग को संबोधित किया जा रहा है। संघर्ष ही जीवन है,
यहाँ पर पूर्ण विराम, तू हार जीत से क्यों घबराता है, ये लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न को आप हल करेंगे। अगला है निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो यहाँ पर भी आपको उपयुक्त विराम चिन्ह लगाना है। तो ऐसे कैसे लिखेंगे, निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए, उसके बाद ये चिन्ह हमने यूज़ किया है, फिर संज्ञा, संज्ञा के बाद कॉमा यूज़ किया है, फिर सर्वनाम, फिर कॉमा, फिर विशेषण, फिर कॉमा, फिर क्रिया और अंत में पूर्ण विराम। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ आपका। अगला है बेटा सुबह जल्दी उठा करो, नहा धो कर पढ़ा करो, तभी तुम बीए में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे, संबोधित किया जा रहा है बेटा को, तो यहाँ पर ये चिन्ह लगाया है हमने। बेटा सुबह जल्दी उठा करो, तो यहाँ पर ये चिन्ह का प्रयोग किया। इसके बाद हमने नहा धो कर, यहाँ पर बीच में हाइफन का यूज़ किया, पढ़ा करो, फिर ये चिन्ह लगाया हमने, तभी तुम बीए में अच्छे अंक प्राप्त कर सकोगे। तो ये हमारा इस तरह से प्रश्न सॉल्व होता है। अगला प्रश्न है दिए गए विराम चिन्हों के साथ उपयुक्त नामों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर विराम चिन्ह दिए गए हैं, यहाँ पर नाम दिए गए हैं, आपको इसको मैच करना है। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये क्या चीज़ का है, योजक चिन्ह है, ये कोष्टक चिन्ह है, ये अल्प विराम है, ये संक्षेप सूचक चिन्ह है, ये अर्ध विराम है और ये प्रश्न सूचक चिन्ह है। कुछ और प्रश्न हैं, इनको हल कर सकते हैं आप। जैसे है चंद्रधर ने पूछा यह क्या हो गया नथुराम जी। तो यहाँ पर आपको चिन्हों का प्रयोग करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अगला सेंटेंस है राजू जोर से चिल्लाया बच्चों। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। तो यहाँ पर भी आपको चिन्हों का प्रयोग करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फिर है वल्लरी सूखी नहीं मात्र उस वृक्ष से हट गई। अगला प्रश्न है पर एक बात कहूँ मानोगे, जाकर जानकार ने पूछा, क्या आप अपना घर दफ्तर गंदा रखते हैं। अगला प्रश्न है बुजुर्ग की उंगली की सीध में सूखे पेड़ के अंतराल में एक व्यंजित शिरा जैसे हरी हो आई थी। फिर प्रश्न है बूढ़े ने कहा मैं 30 मील से पैदल चलकर आ रहा हूँ। तो ये आपके पास में प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। तो ये थी हमारी आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद।